नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक कहावत है कि बाल काटने से लाश का वज़न कम नहीं होता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से पार्थ चैटर्जी से दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया कि उससे लोगों का ध्यान हटे, ये कहना कि पार्थ चैटर्जी ने जो किया वो उनका किया धरा है, उससे पार्टी का या मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई असर लोगों पर नहीं होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस कटमनी लेती है, सिंडिकेट चलाती है और इसके अलावा तोलाबाजी करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। और ये बात तो खुद ममता बनर्जी स्वीकार कर चुकी हैं। विपक्षी आरोप को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले, जो अभी हुआ है, एक साल पहले, उस चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के नेताओं और विधायकों, सांसदों से ये अपील की, सार्वजनिक अपील की कि आपने 2011 से, याद रखिए 2011 से जो भी कट मनी ली है लोगों से, आम लोगों से, वो सब वापस कीजिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई तब से ये सिलसिला चल रहा है, यानी पूरे 11 साल से। 11 साल से ये कटमनी का धंधा जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता चला रहे हैं और ये मुख्यमंत्री की जानकारी में है। इसलिए पार्थ चैटर्जी के सहयोगी के घर से जो कैश मिला है, करोड़ों का सोना मिला है, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, उनके बारे में ममता बनर्जी को कुछ नहीं मालूम, ये कोई मान नहीं सकता। और ख़ास तौर से ये उस राज्य में हो रहा है जब 11 साल पहले ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली थी 2011 में, 2011 में। तब पश्चिम बंगाल पर कुल जो कर्ज था वह 1.92 लाख करोड़ था, 1.92 लाख करोड़ रुपए का था। आज वो 3 गुना हो गया है 11 साल में सिर्फ। आज वो 5.62 लाख करोड़ हो गया है जो कर्ज है। जो प्रदेश कर्ज में इतनी बुरी तरह से डूबा हुआ है, उस प्रदेश की सरकार के मंत्री, उस प्रदेश के सत्तारूढ़ दल के नेता जिस तरह से लूट में लगे हुए, जनता के पैसे की लूट हो रही है। यहाँ तक कि केंद्र से जो पैसा आता है राहत कार्यों के लिए, कोरोना के दौरान जो तूफान आया था उसके दौरान, उसमें भी कटमनी ली गई, उसमें भी सिंडिकेट चला। तो इससे ममता बनर्जी के लिए इस आरोप से बचना बहुत कठिन है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने पिछले कुछ दिनों में इस पूरे स्कैम से, घोटाले से अपनी दूरी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पार्थ चैटर्जी का बयान, अर्पिता मुखर्जी का बयान, अब ईडी उनको आमने सामने बिठाकर बयान की तस्दीक करा रही है कि कॉमन क्या है, डिफरेंसेस क्या है। उसके आधार पर उसकी चार्जशीट तैयार होगी। जो दस्तावेज मिल रहे हैं और अब भी मिलते जा रहे हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी तक उसकी आंच, उस जांच की नहीं पहुंचेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ममता बनर्जी को इस बात का एहसास है। वो समझ रही हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, ये कहाँ जाकर रुकने वाला है। ये रुकेगा उनकी मेज़ तक आके, उनके पास तक, उन पर आरोप इसका लगेगा ही। लेकिन डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो सच्चाई है वो सबको पता तो होती है, लेकिन उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत होती है, लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत होती है, लोगों को बताने की ज़रूरत होती है और लोगों को जगाने की ज़रूरत होती है। ये काम होता है विपक्ष का। विपक्षी दल अगर मजबूत हो, अगर सड़क पर उतरने को तैयार हो, आप याद कीजिए ममता बनर्जी कैसे सत्ता में आई। अगर नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन ना होता तो शायद आज भी लेफ्ट फ्रंट का राज होता, सीपीएम का राज होता पश्चिम बंगाल में। उन 2 मुद्दों पर आंदोलन चलाकर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई। आज बीजेपी को लगता है कि वही मौका है। जिस तरह का मौका तृणमूल कांग्रेस को नंदीग्राम और सिंगूर से मिला था, उसी तरह का मौका ये भर्ती घोटाले से बीजेपी को मिला है। लेकिन बीजेपी के नेता तो अभी सो रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की हार का जो सदमा है अभी निकला नहीं है, और उसके बाद जो हिंसा हुई उसका डर नहीं निकला है। और तीसरी बात, जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने छोड़ दिया, उसकी हताशा नहीं निकली है। तो ये तीन जो है नेगेटिव घेरे हुए हैं पश्चिम बंगाल की भाजपा को।
अब केंद्र से दबाव है पश्चिम बंगाल के नेताओं पर कि अपनी अंदरूनी लड़ाई ख़त्म कीजिए, आपस में लड़ना बंद कीजिए और सड़क पर उतरिए। याद कीजिए, अगर आपको सत्ता में आना है, अगर आपको तृणमूल कांग्रेस को हराना है, तो ये याद कीजिए कि सीपीएम के खिलाफ, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ ममता बनर्जी किस तरह से लड़ी थी। ममता बनर्जी की जान जाते जाते बची थी। सैकड़ों हत्याएं हुई पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के शासन में। उसके बाद भी ममता बनर्जी डटी रही, मैदान से हटी नहीं। तो जब तक डटेंगे नहीं, जब तक इसके खिलाफ, हिंसा के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल के नेताओं के लिए ये घोटाला, जो भर्ती घोटाला आया है, वो एक तरह से सुनहरा अवसर है। किसी की आपदा किसी के लिए अवसर होती है। तो ये टीएमसी की जो आपदा है वो बीजेपी के लिए, बंगाल की बीजेपी के लिए अवसर है। और उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। आप देखिए कि ये भी खबर आ चुकी है, कोई नई खबर नहीं बता रहा हूँ, कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ममता बनर्जी को फ़ोन किया और फ़ोन करके क्या कहा, पश्चिम बंगाल और बंगाल के किसी आर्थिक मसले पर नहीं, आपसी संबंध के बारे में नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे एक रिश्तेदार से आपका एक पार्षद, कॉरपोरेटर वसूली कर रहा है, उसको बचाइए। अब इससे शर्मनाक बात किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकती है कि दूसरे देश की प्रधानमंत्री उससे इस तरह की अपील कर रही है, उससे इस तरह की मदद की गुहार कर रही। तो पश्चिम बंगाल में वसूली, कटमनी और तोलाबाजी का जो स्तर है, उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से जो कुछ मिल रहा है, वो बार बार जो है बंगाल के लोग कह रहे हैं कि जिस स्तर का भ्रष्टाचार है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तक जो है जितने घोटाले, चिटफंड घोटाले तमाम हुए, उनमें बार बार नाम आता रहा टीएमसी के नेताओं का। उनके खिलाफ जांच भी होती रही, गिरफ्तार भी होते रहे, कुछ जेल में भी हैं, लेकिन वो सारे मामले आकर छोटे नेताओं तक रुक जाते थे। ममता बनर्जी तक वो आंच नहीं पहुंचती थी। अब वो आंच ममता बनर्जी तक पहुंचने लगी है, उनके परिवार तक पहुंचने लगी है। क्योंकि ममता बनर्जी की जो विश्वसनीयता थी, उनका जो सादा जीवन है, सूती धोती पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनकर चलती हैं, अपने पुराने घर में रहती हैं, साधारण ढंग से रहती हैं, कभी भी सड़क पर पैदल निकल लेती हैं, संघर्ष करने की उनकी आदत है, लड़ने की उनकी आदत है। इस सब के कारण, और जिस तरह से सिंगूर और नंदीग्राम में लड़ी, जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट के इतने लंबे शासन से लड़ी, उस सब ने जो छवि उनकी बनाई है वो एक योद्धा की बनाई है। और वो छवि का फ़ायदा उनको अभी तक मिलता रहा है, लेकिन उसका डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया है, उसका घाटा अब होना शुरू हो गया है। क्योंकि ये पार्थ चटर्जी, केवल मामला ये नहीं है कि एक मंत्री थे तृणमूल कांग्रेस के, वो ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में थे, संस्थापक सदस्यों में थे, तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 थे सरकार में, पार्टी में भी नंबर 2 थे। मैं अभिषेक बनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को अलग अलग करके नहीं देखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर 2 की हैसियत थी उनमें, और अभिषेक बनर्जी में बनती नहीं थी, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे थे कि जो पुराने लोग हैं उनका अधिकार, उनका सम्मान, उनका जो हिस्सा है पार्टी संगठन में, सरकार में, वो बना रहना चाहिए। अभिषेक बनर्जी उसमें बदलाव लाना चाहते थे। ये एक टर्फ वार उन दोनों के बीच में चलती रही है, और नेताओं से भी अभिषेक बनर्जी की ये टर्फ वार चलती रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने हमेशा ऐसे मामलों में पुराने लोगों का साथ दिया, पार्थ चटर्जी का साथ दिया। तो इसलिए जो है पार्थ चटर्जी का ईडी के शिकंजे में जाना ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। वो आज दिल्ली पहुंच रही हैं, दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेंगी। लेकिन आप याद कीजिए, आज से 1 साल पहले जब आई थी वो, जीत कर पश्चिम बंगाल का चुनाव, तब जो उनका जलवा था, तब जो उनका स्वागत हुआ था, तब उनको लेकर जिस तरह की अटकलें थीं, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर जिस तरह की अटकलों का बाजार गर्म था, आज उस सब के विपरीत है। आज बाकी जो दल हैं वो अपने अपने नेताओं को बचाने, भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी भी उसी कतार में खड़ी हैं।
ममता बनर्जी उन सबसे जो अपने को अलग दिखाया था, उन्होंने 2021 विधानसभा चुनाव की जीत के बाद वो अंतर मिट गया है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, दूसरे दलों के नेता हों, सब इस समय हताश और निराश हैं। सबको लग रहा है कि उनका नंबर कब आ जाएगा कुछ पता नहीं है। सबको याद आ रहा है कि उन्होंने पिछले सालों दशकों में क्या क्या किया है, कहाँ फंस सकते हैं, कौन सा भेद खुल सकता है, कौन सा उनका करीबी जो है मुखबिर बन सकता है, इसका डर सबको सता रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी आ रही हैं तो खबर ये है कि विपक्ष के किस नेता से मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसकी नहीं, प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी हो सकती है, इसकी खबर आ रही। पहले खबर आती थी कि वो आ रही हैं, 2 दिन रहेंगी, 3 दिन रहेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। ये बदलाव आया है, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने से कुछ होता नहीं है। आपको याद होगा 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाने का प्रस्ताव जब राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में आया, उससे 3 या 4 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से मिले थे, बहुत आश्वस्त होकर गए थे। उनको हवा तक नहीं लगी कि क्या होने वाला है। बाहर निकलकर वो बड़े आश्वस्त थे कि इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और क्या हुआ आपको मालूम है। शरद पवार, संजय राउत को जब पहली बार ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए, उसके बाद शरद पवार भाग कर आए, प्रधानमंत्री से मिले। कहा जा रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की और प्रधानमंत्री मान गए, संजय राउत जो है बच जाएंगे। संजय राउत ईडी की कस्टडी में है, जिस दिन कस्टडी खत्म होगी उस दिन जेल में होंगे नवाब मलिक और अनिल देशमुख के साथ। तो इससे आप, और उतना ही नहीं, उनकी पत्नी को भी ईडी ने समन कर लिया है। वर्षा राउत, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी ने समन कर लिया है, क्योंकि घोटाले में वो भी शामिल बताई जा रही हैं। उनके नाम से ही दादर का फ्लैट था, उनके नाम से अलीबाग में प्लॉट खरीदे गए थे। तो इसलिए जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ अगर जांच में सबूत मिलता है तो प्रधानमंत्री से मिले न मिले वो बचने वाला नहीं है। ये संदेश प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से बड़ा स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि निजी संबंध है आपके हमारे, मिलने आइए, ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अगर ये सोचकर आप आएंगे कि इससे आपको मुकदमे में राहत मिल जाएगी, इससे जांच में राहत मिल जाएगी, इससे भ्रष्टाचार को भुला दिया जाएगा आपके, ऐसा नहीं होने वाला है। इसी वजह से ममता बनर्जी के तेवर आप देखिए बदले हुए, उनकी वो भाषा बदल गई है, उनकी वो शैली बदल गई है, वो तलखी, वो तुर्शी उनके भाषणों से, उनके बयानों से गायब हो चुकी है। ममता बनर्जी को एक आसरा चाहिए, एक सहारा चाहिए कि कोई बचा ले। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई है तो भाजपा है, और केंद्र में भाजपा की सरकार है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए बचाने वाला कोई नहीं है। जो और जिनसे वो उम्मीद कर सकती थी वो सब अपने अपने को बचाने में लगे हुए हैं। आगे देश की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसी अगस्त महीने में बहुत कुछ घटने वाला है, तो इसलिए इंतज़ार करते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।